बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर इंडिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल। सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले इसमें एक टर्म यूज होती है जिसको आप नाम देते हैं कॉन्वर्जेंसी टेबल का। अब कॉन्वर्जेंसी टेबल क्या है, इसको आप कैटेगोरिकल टेबल का नाम भी देते हैं। वो कहता है अ टेबल दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर रोज एंड टू और मोर कॉलम। वो कहता है कि एक ऐसा टेबल जिसमें दो या दो से ज्यादा रोज हो, दो या दो से ज्यादा क्या हो, कॉलम्स। कि आपके पास रो भी दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए और आपके पास कॉलम्स जो हैं वो भी दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। इनटू विच एन ऑब्जर्वेशंस आर क्लासिफाइड according to two different criteria or variables is commonly called a contingency table। और वो कहता है कि हमारे पास जो n ऑब्जर्वेशन है इसको हम क्लासीफाई करते हैं दो डिफरेंट क्राइटेरिया, दो डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ, और उससे जो हमें टेबल बनता है वो टेबल हमारा क्या कहलाता है, कॉन्वर्जेंसी टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक साइड पे जेंडर है, एक वेरिएबल हमारा जेंडर है और दूसरा हमारी डिग्री। अब जेंडर को अगर आप क्लासीफाई करें तो आपके पास दो क्लासेस बनेगी, एक आपका मेल बनेगा और एक आपका फीमेल बनेगा। इसी तरह अगर डिग्री के अंदर मैं जाता हूं तो मैं कहता हूं बी कॉम है और एम कॉम, बैचलर्स डिग्री है और दूसरा हमारे पास क्या है, मास्टर्स डिग्री। अब हम कहते हैं जी कि हमारे पास पहले मेल है, हम कहते हैं बी कॉम में हमारे पास जी 140 मेल्स है, बी कॉम में हमारे पास 40 जो है वो फीमेल्स है, एम कॉम में हमारे पास 100 जो है वो मेल है, एम कॉम में हमारे पास 50 जो है वो क्या है, फीमेल। इसका मतलब कि मैंने सबसे पहले दो वेरिएबल्स लिए, दो क्राइटेरियाज लिए और फिर उन दो क्राइटेरियाज को बेटे मैंने आगे क्लासीफाई कर दिया। कि जेंडर को मैंने क्लासीफाई किया किसके अंदर, मेल और फीमेल के अंदर, और दूसरा डिग्री उसको मैंने क्लासीफाई कर दिया बी कॉम एम कॉम के अंदर। मैंने बी कॉम और एम कॉम के अंदर मैंने उसको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। अब वो कहता है कि इससे जो हमारे पास एक टेबल हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगा वो टेबल हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्वर्जेंसी टेबल। जैसे उसने एक एग्जांपल दी है, वो कहता है फॉर एग्जांपल इफ द n ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ रैंडम सैंपल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू वेरिएबल्स से a एंड b। हमारे पास एक n ऑब्जर्वेशंस का रैंडम सैंपल है जिसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं दो वेरिएबल्स के अंदर, एक a है और दूसरा हमारे पास b है। Where there are n distinct classes, और हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट क्लासेस। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। जैसे अभी मैंने एग्जांपल ली थी कि अगर मैं जेंडर की बात कर रहा हूं तो जेंडर में मेल भी है और फीमेल भी है, तो दो हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो क्या आ गई, क्लासेस आ। इसी तरह वो कहता है कि मुख्तलिफ क्लासेस हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, और उसने क्लासेस को डिफाइन किया A1, A2, AR इन A एंड C डिस्टिंक्ट क्लासेस B1, B2, BC इन B, और B दूसरा वेरिएबल B है। जैसे मैंने डिग्री ली, डिग्री में मैंने बैचलर्स और क्या लिया था, मास्टर्स लिया था। अब देखें, अब सबसे पहले ये उसने क्लासेस बनाई, ये उसने
वेरिएबल ए के कैटेगरीज बना दी, A1 क्लास है, A2 क्लास है, AR क्लास है, ये B1 B2 BC बना दिया। क्लियर? अब ये देखें, अब उसके बाद एक उसने कॉलम बनाया टोटल का और एक उसने रो बनाई टोटल की। ये अगर आप देखें रो टोटल की है, ये देखिए कॉलम आपके पास क्या है, टोटल का। अब हर क्लास के अगेंस्ट जो टोटल के अंदर ये जो विद इन ब्रैकेट A1 लिखा है, ये इस A1 की क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, तादाद कहलाएगी। ये टोटल है A1 का, ये टोटल है A2 का, ये टोटल है R का, इसको आप टोटल फ्रीक्वेंसीज भी बोलते। इसी तरह ये टोटल है B1 का, ये टोटल है B2 का, ये टोटल है BC का। हर क्लास का, हर कैटेगरी का उसने हमें क्या बना दिया, टोटल दे, उसने हमें क्या दे दिया, टोटल। अब विद इन सेल, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसको मैं विद इन सेल फ्रीक्वेंसीज बोलता हूं, जिसको उसने O से डिनोट किया, दिस इज नोन एज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। याद रखें, ये आपके पास क्या कहलाएगी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। अब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इसका मतलब ये O है A1 और B1 की फ्रीक्वेंसी, ये O है A1 और B2 की फ्रीक्वेंसी, ये O1C A1 और BC की फ्रीक्वेंसी। इसी तरह ये सारे ओज लिए हुए जो आपकी दो कैटेगरीज की जो ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी है, उसको ये क्या करता है, डिनोट करता है। और इसको हम डिनोट करते हैं O के साथ, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि याद रखें कि जो टेबल भी हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन होगा, वो टेबल हमारा ऑब्जर्व्ड टेबल कहलाएगा। और इस ऑब्जर्व्ड टेबल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। हमारे पास क्या कहलाएंगी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। और याद रखें, ये जो टेबल एक बन जाता है, इसको हम नाम देते हैं कॉन्टाजेंसी टेबल्स का। जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को हमने डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर हॉबीज। एक वेरिएबल हमने हॉबी का लिया और दूसरा वेरिएबल हमारे पास डिग्री है। अब हॉबी को उसने आगे क्लासीफाई कर दिया, उसकी क्लासेस बना दी। हॉबी के अंदर उसने रीडिंग ली है, ड्रामा लिया है, क्राफ्ट वर्क लिया है। इसी तरह डिग्री के अंदर मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कॉमर्स है। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, और ये सारे के सारे वेरिएबल याद रखें कौन से आपके पास होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल हमारे पास क्या कहलाते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल। और इसके लिए हम दूसरा नाम एट्रीब्यूट का नाम भी यूज करते हैं। हम क्या नाम यूज करते हैं इसके लिए, एट्रीब्यूट्स। अगर आपको याद हो, जब मैंने स्टैट पोर्शन स्टार्ट करवाया था तो उसके अंदर दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको वेरिएबल्स और उसकी टाइप्स बताई। एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है। अब तक हमने जितना भी काम किया वो सारे का सारा क्वांटिटेटिव पे था। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल। अगर हमने क्वालिटेटिव वेरिएबल को क्या करना है, कंपेयर करना है, हमने उनके दरमियान एसोसिएशन फाइंड करनी है, हमने उनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो जो क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं उनको वो उसके डाटे को वो प्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टाजेंसी टेबल। तो वो कॉन्टाजेंसी टेबल की फॉर्म में उसको क्या करता है, प्रेजेंट। अब हमारा टॉपिक क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर इंडिपेंडेंसी इन कॉन्टाजेंसी टेबल। हमारा जो भी कॉन्टाजेंसी टेबल दिया गया, हमने उस कॉन्टाजेंसी टेबल की जो वेरिएबल्स है
उनके दरमियान इंडिपेंडेंसी को क्या करना है, टेस्ट करना। जो हमारे वेरिएबल दिए गए हैं, तो जो जेंडर और डिग्री है, क्या इन दोनों के अंदर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या ये इंडिपेंडेंट है? इनमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। क्या हॉबीज और डिग्रीज के अंदर कोई रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? जितने भी क्वालिटेटिव वेरिएबल, अब इन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान अब हमने एक एसोसिएशन को, इंडिपेंडेंसी को क्या करना है, टेस्ट करना। और इसका दूसरा नाम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंसी बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर एसोसिएशन। इसको इंडिपेंडेंसी भी बोलते हैं। इसके लिए वर्ड एसोसिएशन का वर्ड जो है वो भी क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ये बात याद रखें कि जब भी इसके लिए इंडिपेंडेंसी का वर्ड भी यूज किया जा सकता है और इसके लिए एसोसिएशन का वर्ड जो है वो भी क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। अब देखें, वो कहता है द डेटा present in a contingency table can be used to test the hypothesis that the two variables of classification are independent. वो कहता है कि जो कॉन्टाजेंसी टेबल के अंदर जो आपका डेटा प्रेजेंट किया गया, जो दो वेरिएबल्स को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, जो दो वेरिएबल्स को जो है वो क्लासिफाई कर रहा है, वो कहता है कि क्या ये दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। आइदर इट विल बी इंडिपेंडेंट और इट विल बी एसोसिएटेड। तो क्या ये इंडिपेंडेंट है या एसोसिएटेड है? इफ दिस हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, the two variables of classification are not independent and we say that there is some association. इसका मतलब अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो आपके क्या हैं, एसोसिएटेड। वो दोनों वेरिएबल आपके क्या हैं, एसोसिएटेड। इसका मतलब कि उनके दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस चीज को अब हम क्या करना चाहते हैं, टेस्ट करना। क्लियर हो गया? अब इसके हम टेस्टिंग प्रोसीजर में मैं चलता हूं। सबसे पहले अगर सबसे पहले देखें, वो कहता है द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंसी इन कंटिजेंसी टेबल इज गिवन बिलो। अब याद हो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जाते हैं तो उस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को हम हमेशा 6 स्टेप्स के अंदर हम क्या करते हैं, उस हर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व। यहाँ पे भी 6 स्टेप्स आपके अप्लाई होंगे। जैसे आपने सिंगल पॉपुलेशन मीन में देखा, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स में देखा, तो आपके वही 6 स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते थे, हाइपोथेसिस था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स था, उसके बाद कैलकुलेशंस थी, उसके बाद क्रिटिकल विजन था, उसके बाद आपके पास आया था रिजल्ट था। अब ये भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। अब इस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर भी आपने वही 6 स्टेप्स जो है उनको आपने क्या करना है, अप्लाई कर। उन्हीं 6 स्टेप्स को आप अप्लाई कर। अब प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला स्टेप, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो कहता है द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। आप सिंपल क्या लिखोगे, द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। जो भी आपने क्लासिफिकेशन की है दो वेरिएबल की, ठीक है, एक जेंडर है दूसरा डिग्री है, या एक हॉबी है दूसरा डिग्री है, एक जेंडर है दूसरा स्मोकिंग हैबिट है, जो भी आपके पास दो वेरिएबल्स दिए गए जिसकी आपने क्लासिफिकेशन की है, जिसका आपने कॉन्टिजेंसी टेबल बनाया, वो कहता है कि वो दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो आपके क्या हैं, इंडिपेंडेंट। ये आपका हमेशा एच नॉट यही बने। या इसको सिंपल लिखने का तरीका क्या होता है, याद रखें
कि आप इसको सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं दी एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। आप सिंपल क्या कह सकते हैं, दी एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, कि आपके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल, और कॉन्टिजेंसी टेबल मैंने आपको स्टार्ट में बताया ओनली यूज फॉर द क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो आप इसको लिखने के बजाय आप एच नॉट हमेशा क्या लिखोगे, द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। H1 क्या बनेगा, द एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, या आप लिखोगे द एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। सिंपल आप लिखें, द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज दे आर एसोसिएटेड। इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखने के बजाय आप सिंपल लिख दें, द एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। H0 क्या है, द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, और H1 आपका क्या बनेगा, द एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। क्लियर हो गया। अब देखें, अब हमारे पास दूसरा स्टेप इसमें आएगा, चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा। अब हमने अल्फा लेना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है। अब ये आपको स्टेटमेंट में गिवन भी होता है, याद हो, अल्फा 5%, 1%, 10%, 2%, 6%, 4%। अगर तो आपको ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है तो वेल एंड गुड, आप वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करें। अगर 5% दिया है 5%, अगर 10% दिया है 10%, 1% दिया है 1%, 2% दिया है तो 2% यूज करें। लेकिन अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास स्टेटमेंट में गिवन नहीं है तो फिर आप, हमेशा मैंने आपको बताया था कि आप स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करते हैं, और वो क्या होता है, 5% होता है, 0.05। वो क्या होगा, 0.05। क्लियर। इसके बाद तीसरा स्टेप आपके पास होगा, थर्ड स्टेप जो है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। और याद रखें इसमें ये नोटेशन है, ये काई सुकेयर है, नॉट अकाई। काई, मैंने वर्ड क्या यूज किया, काई, काई सुकेयर। और फार्मूला क्या बनेगा, डबल समेशन ओ माइनस ई होल सुकेयर डिवाइडेड बाय ई। डबल समेशन ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। अब डबल समेशन इसलिए यूज किया क्योंकि आपके पास जो टेबल होता है उसमें रो भी होती है, कॉलम भी होता है। तो एक समेशन रो के लिए, ये देखिए आर ऊपर लिखा हुआ है, ये रो का है। एक समेशन किसका है, कॉलम का, क्योंकि इसमें रो भी इन्वॉल्व है, कॉलम भी इन्वॉल्व है, इसलिए डबल समेशन आपने राइट डाउन कर। डबल समेशन ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। अब देखें, अब याद रखें, मैंने ऊपर का दोबारा जा रहा हूं, ये देखें, आपको जब मैंने कॉन्टिजेंसी टेबल पढ़ाया था, ये देखें मैंने ओ को डिफाइन किया था कि जो विद इन टेबल, जिसको मैंने सेल फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था, ये फ्रीक्वेंसीज आपके पास क्या कहलाती हैं, ओ कहलाती। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया। अब बेसिकली दो चीजें इस्तेमाल हो रही है, एक ओ इस्तेमाल हो रहा है, एक ई इस्तेमाल हो रहा है। ओ आपका क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो स्टेटमेंट के अंदर आपको एक टेबल गिवन होगा, जो टेबल आपको स्टेटमेंट में गिवन है, उसको आप क्या नाम देते हैं, ऑब्जर्व्ड टेबल। उसको क्या नाम देते हैं, ऑब्जर्व्ड टेबल। और उसकी जो सेल की फ्रीक्वेंसीज हैं, ये टोटल इसमें शामिल नहीं है, टोटल इसमें शामिल नहीं। जो सेल फ्रीक्वेंसीज हैं, इसकी जो आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये आपके पास सारी की सारी क्या कहलाएंगी, ओ कहलाएंगी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर। एक ई है, ई आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। याद रखें, ई आपके पास क्या होगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी।
अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, ये देखिए चौथे स्टेप के अंदर, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज अंडर एक्स नॉट फॉर ईच सेल बाय द फॉर्मूला ई ए आई मल्टीप्लाइड बाय बी जे डिवाइडेड बाय एन। इसका मतलब कि रो टोटल, ए आपका क्या होता था, रो होती थी, जे आपका, बी क्या था, कॉलम था, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। आप चौथे स्टेप के अंदर सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को आप नाम देंगे एक्सपेक्टेड टेबल का। क्या नाम देंगे, एक्सपेक्टेड टेबल का। और वो एक्सपेक्टेड टेबल आपके पास किस तरह बनेगा कि रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। क्या आप रो का टोटल लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे कॉलम के टोटल से, उसको डिवाइड कर दोगे ग्रैंड टोटल, उसको डिवाइड किससे कर दोगे, ग्रैंड टोटल से। तो वो जो आपके पास टेबल बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड टेबल। अब देखिए बनाने का तरीका यही, इसी टेबल पे मैं आता हूं। अब देखिए सबसे पहले आपने टेबल बनाना है इसी तरह, A1 A2 AR B1 B2 BC लिख लिया। फिर आपने सिर्फ क्या करना है कि ये टोटल, हर रो का टोटल लिखना है, हर कॉलम का आपने क्या लिखना है, टोटल लिखना। तो रो का टोटल कर लें या कॉलम का टोटल कर लें, ये आपका क्या कहलाएगा, ग्रैंड टोटल। ये जो स्मॉल एन लिखा है इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रैंड टोटल। क्लियर हो गया। अब देखें, अब ओ बनाने का तरीका, यहाँ पे ये हमने ई बनाना है, सॉरी ई बनाने का तरीका, ये ई बनाना है। तो क्या करोगे, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। अब ये बनाना है ई, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, रो टोटल कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। फॉर एग्जांपल ये बनाना है, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। जैसे ये बनाना है, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये बनाना है, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तो जब भी एक्सपेक्टेड टेबल बनाना, तो आपने टेबल के अंदर आपने वो सारी जो है वो क्लासेस डिफाइन करनी, हर रो का टोटल ले लेना, हर कॉलम का टोटल ले लेने और ग्रैंड टोटल फाइंड करना। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना कि रो का टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तो आपके पास जो टेबल बनेगा वो टेबल आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड टेबल। और उस एक्सपेक्टेड टेबल की जो इनर फ्रीक्वेंसीज हैं, जो सेल फ्रीक्वेंसीज हैं टोटल को छोड़ के, वो फ्रीक्वेंसीज आपके पास क्या कहलाएंगी, ई कहलाएंगी। वो फ्रीक्वेंसीज आपके पास क्या कहलाएंगी, ई कहलाएंगी। अब देखिए, अब हमारे पास ऑब्जर्व टेबल, जो हमारा ओरिजिनल टेबल है, उस ओरिजिनल टेबल की जो फ्रीक्वेंसीज है वो हमारी ओन है। एक हमने एक्सपेक्टेड टेबल बनाया चौथे स्टेप के अंदर, उसकी जो सेल फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारे पास क्या है, ई है। अब ओ भी आ गया, ई भी आ गया। अब फार्मूला लगा दें, ओ माइनस ई, हर ओ में से ई को माइनस करें, उसका स्क्वायर लें और उसको कॉरेस्पॉन्डिंग ई वैल्यू से, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। हर आपके पास एक टेबल, एक नया टेबल बन जाएगा और आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके उस फॉर्मूले का एंड पे आप क्या करने, टोटल करने। उस फॉर्मूले का एंड पे क्या करने, टोटल करने। तो वो जो आपके पास टेबल आ जाएगा वो आपका काई स्क्वायर क्या कहलाएगा, कैलकुलेटेड। वो आपका क्या कहलाएगा, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड।
क्लियर हो गया? वो क्या बन जाएगा? काई स्क्वायर कैलकुलेट। अब 5वें स्टेप में जाएंगे, क्रिटिकल रीजन। अब याद रखिए क्रिटिकल रीजन, इसका ये नीचे उसमें डिफाइन किया हुआ है, काई स्क्वायर फॉर्मूला, ये क्रिटिकल रीजन का फॉर्मूला, काई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल काई स्क्वायर अल्फा इंटू r-1 इंटू c-1। ये अल्फा आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये r-1 इंटू c-1। अगर ये देखें, ये लिखा हुआ है कि r-1 इंटू c-1, ये आपकी क्या कहलाएगी? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये आपकी क्या कहलाएगी बेटे? डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको याद हो आप न्यू से डिनोट करते थे, आपने टी टेस्ट के अंदर भी पढ़ा है न्यू। अगर सिंगल होता था तो n-1 लेते थे, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन होता था तो मैंने बताया था n1 प्लस n2 माइनस 2 लेते। तो इसी तरह यहां पर भी न्यू अब आपका क्या होगा? r-1 इंटू c-1, r-1 इंटू c-1। क्लियर हो गया? तो r आपकी रोज है, c आपके कॉलम्स है। r डिनोट फॉर दी रो, c डिनोट फॉर दी कॉलम। और सिंपल क्रिटिकल रीजन का फॉर्मूला काई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल काई स्क्वायर अल्फा r-1 इंटू c-1। और याद रखें रो और कॉलम में टोटल नहीं लेना, रो और कॉलम में टोटल शामिल नहीं होगा। क्लियर हो गया? टोटल वाला सिर्फ आपने यूज करना है ओनली प्रिपेयर दी एक्सपेक्टेड टेबल, ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड टेबल। क्लियर हो गया? अब ये आपका क्रिटिकल रीजन बन जाएगा, और इसके लिए भी आपके पास एक टेबल है, काई स्क्वायर टेबल। नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा। काई स्क्वायर टेबल है, और उसी टेबल से हमें क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, जिसको आप टेबल वैल्यू भी बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? टेबल वैल्यू का नाम भी देते हैं। क्रिटिकल वैल्यू आपकी हमेशा क्या कहलाएगी? टेबल वैल्यू कहलाएगी। अब रिजल्ट है छठा, डिसाइड। अब याद रखिए सिंपल सा मैं आसान तरीका, उसने कहा कि रिजेक्ट H0 इफ कंप्यूटेड वैल्यू, कंप्यूटेड का मतलब ये चौथे स्टेप वाली जो वैल्यू है, ये जो चौथे स्टेप वाली जो वैल्यू है, जिसको आप कंप्यूटेड वैल्यू का नाम देते हैं। अब याद रखें अगर ये कंप्यूटेड वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी इससे, इस टेबल वैल्यू से, तो आप H0 को रिजेक्ट करो। अदरवाइज आप क्या करोगे? एक्सेप्ट करो। मैं इसको आसान से तरीके में बता देता हूं कि आपने दो वैल्यूज कैलकुलेट की, आपने क्या की है? आपके पास दो वैल्यूज होंगी, एक चौथे स्टेप की वैल्यू जिसको आप कैलकुलेटेड वैल्यू बोलते, एक पांचवें स्टेप की वैल्यू जिसको क्रिटिकल या टेबल वैल्यू का नाम देते, या इसको आप क्या नाम दोगे? टेबल वैल्यू। अब याद रखें अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी होगी तो H0 को रिजेक्ट करो। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी होगी तो H0 को क्या करोगे? एक्सेप्ट करो। तो H0 को क्या करोगे? एक्सेप्ट करो। और यहां पे आके छठे स्टेप में आप अपना डिसीजन दे देंगे, और उस डिसीजन के बाद आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या उसका नाम है? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस।